हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग विद फैमिली बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है ईबीएस की पेडागोजी के ऊपर। तो आज हम ईबीएस की पेडागोजी को समझेंगे और उसको सीखेंगे। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। तो यकीन मानिए आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो ग्राफ है क्वेश्चन को हल करने का वो उतना ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाता है सीटेट यानी आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो रटे हुए पैटर्न पर आधारित नहीं होते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, अपना लॉजिक लगाना होता है। यदि आप एज अ टीचर क्लास में बच्चों के अंदर अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को पैदा करना चाहते हैं, एक आलोचनात्मक चिंतन को पैदा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे जिससे बच्चों के अंदर क्या हो सके, ये कौशल जो है ना वो विकसित हो सके। तो ऐसे ही सीटेट में एज अ टीचर ऐसे ही क्वेश्चनों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि आपके अंदर वो कौशल है या नहीं, क्या आप भविष्य में एक अच्छे टीचर बन सकते हैं या फिर नहीं। देखिए सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, इसमें हर सब्जेक्ट में जैसे कि आप सीडीपी लीजिए, हिंदी, मैथ, ईवीएस या फिर आपका जो चूजिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश या संस्कृत में से, इनमें सभी में ही 15-15 नंबर की क्या आती है, आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर कंटेंट से होते हैं। तो देखिए 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से आपका आधा स्कोर यानी 75 का जो स्कोर होता है वो पेडागोजी का होता है, जो कि आपके लॉजिक बेस पर आधारित है। यदि आप 75 नंबर आप कवर कर लेते हो तो इसके अलावा 15-20 नंबर तो आप ऐसे ही खींच सकते हैं। तो आपका जो पास होने का स्कोर होगा वो क्या होगा, वो 100+ पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम को कितने अच्छे से और कितनी सरलता से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ईबीएस में पेडागोगी को। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि, बताइए, बताना है क्या ये बच्चों के सीखने का कोई सोर्स होती हैं या बच्चे इसमें कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन है, वे सीखने के समृद्ध स्रोत होती हैं यानी सोर्स होती हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है कि इसमें कितने पॉजिटिव ऑप्शन हैं जो सही जा सकते हैं एक ईबीएस के लिए, एक ईबीएस में सीखने की जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उसके लिए। देखिए सीखने में क्या है, एक समृद्ध स्रोत है, वे बच्चों के लिए क्या होती है, प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती है, ये भी सही है। क्योंकि ईबीएस में हम पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या करते हैं, एक भ्रमण शैली को प्राप्त, जितना हम भ्रमण करके ईबीएस के बारे में जान सकते हैं तो उतना क्या हम क्लास में जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा। डी आपका क्या है ये भी देख लेते हैं, शिक्षक आसानी से ईबीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। देखिए जहां भी शिक्षक के आसानी की बात हो वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। देखिए शिक्षक को आराम नहीं देना है, शिक्षक को कोई सहूलियत नहीं मिलनी है। जितना भी आराम और जितना भी सहूलियत देनी है वो मुझे किसको देनी है, बच्चे को देनी है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है एनईपी 2020 में किसको सेंटर्ड रखा गया, किसको सेंटर्ड में रखा गया, बच्चे को रखा गया। तो जितनी भी सहूलियत है, जितने भी आराम है वो किसको देने, बच्चे को देने। अब देखिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बी सही है और सी सही है, और डी जो आपका है वो निगेटिव पॉइंट है क्योंकि वो शिक्षक की आसानी की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें आपके ए, बी और सी ये कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो यही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, कैसे सीख सकते हैं आप। भूमिका निर्वाह यानी जैसे रोल प्ले करके, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, या फिर प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। देखिए इसको होमवर्क द्वारा आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए भूमिका निर्वाह करके, रोल प्ले करके आप बता सकते हैं, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा भी बता सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बता सकते हैं,
देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, ये आपका ऑप्शनल है, इसमें ऑप्शन आपके होने चाहिए थे मगर यहाँ पे ऑप्शन इसमें फीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रही हूँ। पहला आपका हो जाएगा ए बी सी, दूसरा मैं आपको दे रही हूँ सी और डी, सी और डी, तीसरा आपका है केवल डी, केवल डी, चौथा आपका ऑप्शन है केवल सी, केवल सी। अब बताइए इसमें से क्या सही होगा। देखिए भूमिका निर्वाह द्वारा रोल प्ले करके आप बिल्कुल सही है, जल के बारे में आप बता सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं कि जल जीवन है, उसके बिना हमारा किसी भी तरीके से काम नहीं चल सकता। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा समझा सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी समझा सकते हैं, लेकिन आप उसे होमवर्क के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन जो डी है वो आपका गलत है, लेकिन ए बी सी आपके राइट होंगे। तो ये कहाँ पर दे रखा, देखिए पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर मैंने ए बी सी दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। देखिए समावेशी का नियम पूछा जा रहा है कि कौन सा समावेश का नियम है। समावेश का विभेदन ये हो नहीं सकता, विभेदन का मतलब होता है भेदभाव, क्या होता है भेदभाव, ये आपका हो नहीं सकता भाई, भेदभाव तो हमें बच्चे में करना नहीं है। मानकीकृत अनुदेशन ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना ये आपका पॉजिटिव वर्ड लग रहा है। पृथक्करण और नामांकित करना यानी आपको सेग्रीगेशन करना या फिर लेबलिंग करना कि तुम अच्छे हो पढ़ने में तुम खराब हो, या उनको अलग अलग करना उनको भाषाई आधार पर, आईक्यू के आधार पर, तो ये आपका गलत है, ये पॉइंट डी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट कौन सा, तो वो ये है कि समावेशी शिक्षा में क्या करना होता है, हमें बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है, हमें यहाँ पर बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, उनको जेंडर के बेस पर, भाषा पर, आईक्यू पर हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। बच्चों में विभिन्नताओं को स्वीकार करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का नियम है, इंक्लूसिव शिक्षा का नियम है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है यही पॉजिटिव वर्ड है, यही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी, देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। सीखने का अनुकूल माहौल, ये तो देखिए पॉजिटिव वर्ड है। विद्यार्थियों का नामीकरण यानी लेबलिंग करना ये आपका निगेटिव है। विद्यार्थियों में अलगाव ये भी आपका निगेटिव है। रूढ़िवादों को मजबूत करना ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। लेकिन जो आपका सही है, जो आपको पॉजिटिव ढूंढना है वो है सीखने का अनुकूल माहौल। समावेशी शिक्षा का नियम क्या है, सबको एक साथ लेके चलना, और उसके लिए क्या जरूरी है कि सीखने का एक अनुकूल माहौल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा नहीं दिया गया। यहाँ पर नहीं पर आपको गौर करना है। देखिए यहाँ पर एक आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, तीन आपके पॉजिटिव होंगे। देखिए उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चे को कोई परेशानी ना हो, ये आपका पॉजिटिव है। अनिवार्य विशेष शिक्षा ये आपका पॉजिटिव नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, देखिए एक कंडीशन में ऐसा होता है, पॉजिटिव है, एक कंडीशन में होता है जब बच्चा बिल्कुल अपनी जगह से चल फिर नहीं सकता है तो उसके लिए घर में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ एक बच्चा यानी एक टीचर और एक ही स्टूडेंट होगा, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं भी आपका पॉजिटिव में चला गया, मगर आपका एक नेगेटिव है, वो ये है अनिवार्य विशेष शिक्षा। भाई बच्चा दिव्यांग है तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ वैसे ही पढ़ सकता है जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए किसी अनिवार्य विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, ये आपका नेगेटिव है। कक्षा में बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन को स्पष्टीकरण करना, ये भी आपका नेगेटिव है। मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। मगर अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है ये आपका पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए आपको सही वाला ढूंढना है कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, ये आपका नेगेटिव है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, देखिए ये आपका राइट पॉइंट होगा, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट पॉइंट होगा, जो पॉजिटिव होगा, वो ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो समस्या समाधान हेतु उनको क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए और उसको उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो समस्या है उसका समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कर्णम मंडलेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि वह कर्नाटक से है या उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है, बिल्कुल सही है। जब वह 12 साल की थी तब से उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें आपको गलत पॉइंट एक अलग करना है और 3 पॉजिटिव आपको ढूंढने हैं। देखिए इनमें क्या क्या सही है इनके बारे में। वह कर्नाटक से, ये गलत है। वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, वह 130 किलोग्राम तक उठा सकती हैं, बिल्कुल सही है। जब वह 12 साल की थी, ये भी वाला आपका सही है। और वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, ये भी आपका सही है। तो देखिए बी सी डी कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिससे वे निर्मित होते हैं। एक गांव है जहाँ के घरों की निम्नलिखित विशेषताएं दे रखी हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, घरों की छतें वो ढलान के साथ बनाई जाती हैं, जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो इनके देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। तो देखिए ये असम से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसी कारण यहाँ के घर जो होते हैं वो बैम्बू पिलर पर बनाए जाते हैं और घरों में लकड़ी यानी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुडुक कहाँ की भाषा है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या मेघालय? तो देखिए ये झारखंड की भाषा है। कहाँ की भाषा? झारखंड की भाषा है। और कुडुक भाषा में जो तोरांग होता है शब्द, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जंगल। ये आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पहले भी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में? तो आपको बताना है कि बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। क्या वो खाली स्लेट होते हैं या वो निष्क्रिय होते हैं? देखिए इस तरह के जो वर्ड होते हैं नेगेटिव पॉइंट होते हैं और हमें ढूंढना कौन सा है? पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है यानी सक्रिय। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है पूछा जा रहा है। देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में मैप से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनकर आते, तो आप लोग मैप को देख कर जाएं। इसका देखिए जो आपका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा जो आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी में यानी ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, उस पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जा सकता है या तेल से मच्छर मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो देखिए यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य लौह तत्व से समृद्ध है? यानी किसमें लौह तत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है? आंवला, पालक, गुड़। देखिए पहले ऑप्शन में ही मिल गया आंवला, पालक, गुड़।
देखिए, जब व्यक्ति में आयरन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और उसमें डॉक्टर किसकी सलाह देता है, आंवला, पालक और गुड़ खाने की, यानी आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई अप और डाउन नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में लोगों के संबंध में उल्टे खड़े हैं। किसके सापेक्ष में उल्टे खड़े हैं, अल्जीरिया, लीबिया, अर्जेंटीना या यूएसए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका, एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से 14-15 साल की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो वयस्क हाथी होता है वो 14-15 साल की उम्र में ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। ऑप्शन बी है, सबसे बड़ी मादा हथनी झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही है, सबसे बुजुर्ग जो मादा हथनी होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। तो आपके ऑप्शन ए और बी सही है। एक हाथी झुंड मादा हाथी और युवा लोगों की संख्या को समायोजित कर सकता है, ये आपका निगेटिव है। एक हाथी झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन फीड नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर जो राइट होगा वो ए और बी राइट होगा। यानी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ, ए एंड बी, ए एंड सी और आपका बी एंड सी, सी एंड डी। तो देखिए यहाँ पर आपके कितने ऑप्शन आपके राइट जा रहे हैं, सही कौन कौन से हैं। तो देखिए ए और बी आपका सही है कि एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से 14-15 साल की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। सबसे बड़ी जो मादा हथनी होती है झुंड की नेता होती है। तो देखिए यही दो ऑप्शन आपके राइट है, तो आपका ए और बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। जड़ें पेड़ों की खंभों की तरह सहायता करती हैं, ये लिखा है सहायता। तो देखिए बिल्कुल सही है, भूमिगत जड़ें होती हैं, ये आपका गलत है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटक जाती हैं, बिल्कुल सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जो भूमिगत जड़ें होती हैं, यानी बरगद के पेड़ में भूमिगत जड़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। जड़ें सिर्फ लटकती हुई दिखाई देती हैं, ये भूमि में नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मधुमक्खी जैसी कॉलोनी में एक साथ नहीं रहते हैं। देखिए चींटी तो रहती है, दीमक भी रहते हैं एक साथ ग्रुप में, ततैया भर भी रहते हैं, लेकिन जो मकड़ी होती है आपकी मकड़ी, ये ग्रुप में नहीं रहती है। यानी एक मधुमक्खी जैसी कॉलोनी में ये एक साथ नहीं दिखती। कभी भी आपने देखा होगा जाला बनाते हुए मकड़ी क्या होती है, अकेली दिखती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है, एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है, या एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन होता है, यही आपका राइट पॉइंट हो जाएगा। मृत सागर वही कहलाता है जो समुद्र सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन होता है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के निम्नलिखित विवरण पर आपको विचार करना है। राजस्थान में ग्रामीण लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले घर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये आपका गलत है। लेह में 2 मंजिले के घर पत्थरों से बने होते हैं, भूतल जानवर के लिए होता है और आवश्यक चीजों के भंडार के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी आपका ए वाला सही है और सी वाला सही है, बी आपका रॉन्ग पॉइंट है। तो बताइए ए और सी कहाँ पर है, ये है आपके ऑप्शन सी में, ए और सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है। सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए कर्णम जो मल्लेश्वरी है यही अंतरराष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, यानी भार उठाती हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। विशेष रूप से बनाया गया पोस्टर रंग का, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ये भी रॉन्ग है। सोने चांदी के घोल कर बनाया गया पेंट, ये भी रॉन्ग है। अगर कुछ सही है तो वो ये है कि पिसा हुआ चावल का रंगीन पेस्ट, यानी
मधुबनी पेंटिंग किसके नाम पर है, यानी बिहार में एक मधुबनी जिला है जिसके नाम पर मधुबनी पेंटिंग फेमस है। और ये कैसे बनाई जाती है, पिसे हुए चावल में रंगीन कलर को मिलाया और उसी के पेस्ट से विभिन्न कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन यानी शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय पूछा जा रहा है कि कौन सा है मधुमक्खी पालन का, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। बताइए कौन सा है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय, तो यह है अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी सबसे अधिक किस फूल पर अट्रैक्ट करती है सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा कहाँ से शहद इकट्ठा करती है, तो वो करती है लीची के फूल पे। और लीची के फूल कब खिलते हैं, तो ये फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी पालने को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त विशेष व्याख्या करता है। व्याख्या बतानी है, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। बताइए कौन सा होगा ये कुछ, इसका आंसर क्या होगा। मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य करना, या प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा देना, या पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। तो देखिए जहां भी इस तरह का आपको वर्ड मिले, सतत रहने वाली प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, तो आप उसे तुरंत राइट मारें। यानी निम्नलिखित में से जो यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, वो है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।